बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। लेक्चर हमने ये मुख्तसर रखे कि बोरियत ना हो और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को हमने मुख्तलिफ कर दिया। ये लेक्चर भी हमारा मटीरियल इन्वेंट्री और कास्ट कंट्रोल की मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पे और फार्मूलों के एक्सप्लेनेशन पे है। ये बड़ा मशहूर फार्मूला है, इसको अगर समझ लें और अच्छी तरह से याद कर लें, इतना सा ये पेज, तो 90% है कि आपका एक सवाल जो है वो हल हो जाएगा पेपर में। ये इतना एक पेज याद करना जो है, ये क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारी एक कास्ट होती है, हम ऑर्डर करने की एक कास्ट है और ऑर्डर को कह लें कि जो स्टॉक है उसको रखने की एक कास्ट है। उन दोनों का जो बैलेंस है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये देखिए, इट इंक्लूड्स जो कैरिंग कास्ट है। अभी हम इस पे दोबारा आएंगे। कैरिंग कास्ट क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल कास्ट नेसेसरी टू कीप स्टॉक ऑफ गुड्स इन इंटैक्ट। दैट्स मीन रेंट, ऊपर चला गया, इधर पॉइंट बनाना था। रेंट है, जो जगह है जहाँ हमने रखा हुआ है उसका एक रेंट तो होगा ना, या अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी। सैलरीज़ हैं, वॉचमैन होगा, स्टोर कीपर्स होंगे, इस तरह के जो लोग हैं जो स्पेशल इस मकसद के लिए रखे जाते हैं वो भी इसमें शामिल होगी। जो उसकी जगह पे, जो स्टॉक पे, जो उन लोगों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर एक रिटर्न है, ये एक कास्ट होती है। जो कुछ हमने कह लें कि स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो कहीं और भी हम इन्वेस्ट कर सकते थे, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है। इंश्योरेंस वगैरह है। तो कैरिंग कास्ट जो है उसका मतलब है कि एक स्टॉक को रखने में हमारी सालाना जो है वो क्या कास्ट आती है। अगर वो हम स्टॉक ना रखते तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो हमें, मतलब जो ओवरऑल बहरहाल हमें स्टॉक तो बिज़नेस का हिस्सा है ना, रखना है, तो उसकी कास्ट क्या आई, वो हमने कहा कि इट मीन्स द कास्ट टू कैरी 1 यूनिट ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग पर यूनिट कास्ट विद द कैरिंग कास्ट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। पर यूनिट कास्ट पर यूनिट इनटू कैरिंग कास्ट। कैरिंग कास्ट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज होती है 20%। अब ये कह लें कि एवरेज स्टॉक पे होती है। ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए कि हमने अगर जो मैक्सिमम स्टॉक जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो 2400 होता है, और जब यानी जब रिसीव हो जाता है तो 2400 होता है। जिस दिन रिसीव होना होता है उस दिन ज़ीरो हो जाता है। ये हमने अज्यूम किया होता है कि जी कास्ट जो हमारी इन्वेंट्री है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री EOQ का 50% होता है, या जो हमारी जो है स्टॉक की 50% जो है उसको हम लेते हैं। तो अगर यूनिट कास्ट 10 रुपये है और उसकी कैरिंग कास्ट 20% है, तो ये जो हम कहेंगे कि 2 रुपये पर यूनिट कैरिंग कास्ट आई। 10 रुपये का 20%, ये 2 रुपये पर यूनिट है। अब यूनिट कितने हैं? एवरेज, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, कास्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने में कुछ कास्ट आती है। ठीक है जी, अभी हम पहले फार्मूले पे दोबारा जाएंगे। आप उस शीट को ज़रा रोक के देख भी सकते हैं, उस पर हम दोबारा जाएंगे। कास्ट पर ऑर्डर। कास्ट पर ऑर्डर क्या है कि जब हमने एक ऑर्डर करना है तो कोई स्पेशल क्लर्क रखे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं जो पहले कोटेशंस लेके आते हैं, कोटेशन का इश्तिहार देना पड़ता है। ठीक है, उसमें कह लो कि टेंडर दिया, बोली लगवाई, मतलब इस तरह की जो होती हैं। फिर जब वो रिसीव, जो लोग बोली पे अपनी कोटेशंस देंगे उसके साथ कुछ सैंपल्स देंगे, उनकी हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है,
फिर जितने लोग हैं इन सारे कामों में इन्वॉल्व उनकी सैलरियां होंगी। तो ये हम छोटे लेवल पे नहीं सोच सकते हैं, ये मतलब अगर हम ब्रॉड लेवल पे सोचें तो बड़ी आसानी से बात समझ आ जाती है कि जो इस पे कास्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द आर्डर वो एक अमाउंट होती है। अब ये आप समझें कि आर्डर प्लेस रिलेशन इन कास्ट पर आर्डर एंड कैरिंग कास्ट। ये अगर एक आर्डर दिया तो सारा साल का स्टॉक आ गया, हम साल की बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं। एक आर्डर दिया, हमारी कास्ट रिप्लेसमेंट ऑफ दी कास्ट ऑफ आर्डर वो हमारी जो है एक दफ़ा लगेगी, वो मिनिमम होगी, लेकिन जो हमारा एवरेज स्टॉक है वो ज़्यादा रहेगा और उस पर कैरिंग कास्ट जो है वो जो हमने पीछे डिस्कस की हैं वो ज़्यादा होंगी। अगर 2 आर्डर करेंगे कैरिंग कास्ट कम हो जाएंगी, आर्डर कास्ट ज़्यादा हो जाएगी। ये इसका ग्राफ भी बन सकता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ कैरिंग कास्ट और आर्डर कास्ट बराबर हो जाते हैं, उस लेवल को हम कहते हैं इकोनॉमिक आर्डर क्वांटिटी, कि कौन सी कितनी क्वांटिटी अगर हम एक आर्डर में प्लेस करें तो हमें जो है वो मिनिमम पड़ता है। ठीक है, तो ये फिर EOQ फार्मूला जो हमने शुरू में आपको बताया ये डिटरमिन होता है। क्या है, 2 से ज़रब देंगे सालाना रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड यूनिट्स, ये हमने नीचे लिख भी दिया। ये जो है कास्ट पर आर्डर है, ये पहले ऊपर सारा कुछ हो गया, और नीचे जो है वो कैरी कास्ट पर यूनिट को हम कैरिंग कास्ट पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो ज़रब देंगे। यानी अगर 10 रुपये का एक यूनिट है उसको परसेंटेज बना के कास्ट की, अगर वो रुपीज़ में भी दिया तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो हम उसका जो है वो उसको ज़रब दे देंगे। तो इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा इकोनॉमिक आर्डर क्वांटिटी निकल आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके मैंने ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना, ये आगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हल करेगा। ये हमने समझ लिया है, ये भी समझ लिया। अब इसमें मतलब इस फार्मूले की और शक्लें भी हैं, शक्लें हैं, फॉर्म मतलब और कुछ नहीं है, वही सारा कुछ है। इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है। 2 वही है, R मीन रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट्स या सालाना रिक्वायरमेंट जो है। ठीक है, CO मीन कास्ट ऑफ ऑर्डरिंग। ठीक है, ये जो I है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन परसेंटेज ऑफ यूनिट कास्ट पर यूनिट, यानी कैरिंग कास्ट पर यूनिट ये जो हमने पीछे की है, यानी एक वो शक्ल है फार्मूले की, एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, फार्मूला सेम है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखेंगे, यानी C जो है वो यूनिट है वो 10 रुपये का है, I जो है वो वही परसेंटेज में है, वो जो हमने 20% डिस्कस किया है। तो ये वही फार्मूला है, इसकी ये शक्लें भी हैं, आप कहीं और पढ़ें या देखें तो कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, इसके जो इकोनॉमिक आर्डर क्वांटिटी है इसको हम टेबल फॉर्म में भी कैलकुलेट करते हैं। ये इक्वेशन तो हमने पीछे देखी है, टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसका ग्राफ भी बन सकता है। ठीक है, हम टेबल फॉर्म में आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा हमसे पूछ लेते हैं, इसी ये रेशो में भी आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर, यहाँ भी ये है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज ड्यूरिंग द पीरियड कितनी है। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंट्री है। ठीक है, और मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो क्या हुआ, एवरेज इन्वेंट्री मटेरियल्स फॉर द पीरियड। ठीक है, ये एवरेज होती है एनी टाइम, जो मतलब हम कहते हैं कि ये रहेगी, उसको 365 से ज़रब दे देते हैं, और वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है,
तो ये मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, तो इसके ये दो फार्मूले आप समझ लें कि होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना फास्ट है, कितने दिनों में ये जो है ये सर्कुलेट कर लेता है। इसमें हमें बताता है कि ये इसमें दिन भी आ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स आ जाएगा, 7 दफ़ा, 10 दफ़ा, साल में 10 दफ़ा जी, साल में 5 दफ़ा जी, 6 दफ़ा जी, 50 दफ़ा जी। ये इस तरह से बताता है। ये बताता है कि जी एक जो है वो कितने दिन रहा। ठीक है, एक यूनिट मटेरियल का वो जी 50 दिन रहा, 30 दिन रहा, 24 दिन रहा। तो अगर हमारे पास कोई बेंचमार्क है, कोई और स्टैंडर्ड है किसी और फैक्ट्री का, किसी और बिज़नेस का या नॉर्मल मार्केट का, तो हम उससे कंपेयर कर सकेंगे कि हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा है कि बुरा है। एक और इशू भी मटेरियल से रिलेटेड आमतौर पे होता है, वो है डिस्काउंट्स। ठीक है, डिस्काउंट जो हैं वो दो तरह से मिलते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, वो तो जब चीज़ें तय हुई तभी तय हो गया कि जी अच्छा आपको जो है वो हम इतना दे देते हैं। होलसेलर में प्रोवाइड गुड्स टू अ रिटेलर एट अ प्राइस 10% लेस दैन रिटेल प्राइस which may represent gross profit of the retailer. As the price of goods are recorded at invoiced prices which already had accounted for this discount, so it need not any further treatment. तो उसने चूँकि शुरू में ही हमें कहा कि ये जो है वैसे तो मार्केट प्राइस उसके ऊपर जो यूनिट पे लिखी हुई प्राइस है वो 100 रुपया है, लेकिन होलसेलर है वो हमें 90 रुपये की दे रहा है। 100 रुपये की तो हम देंगे आगे जो एंड यूज़र है उसको, तो 10 रुपये हमें बच जाएंगे उस मार्केट से। तो इसकी अमूमन ट्रीटमेंट नहीं होती। जो कैश डिस्काउंट है इसकी नेचर को अगर समझा जाए तो ये भी इसी तरह का नज़र आता है, लेकिन होता नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि ये जो हैं वो जो होलसेलर हैं या जो सप्लायर हैं वो हमें कहते हैं कि भाईजान आप अगर 1 महीने से पहले हमें पैसे वापस दे दोगे या 10 दिन में दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अगर आप हमें 1 महीने के अंदर दोगे तो 1% देंगे, अगर 30 दिन के बाद दोगे तो कोई मतलब आपको 100% पे करना पड़ेगा। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। और अगर आप कैश पे लोगे तो हम आपको 3% डिस्काउंट दे देंगे। ये प्राइस है, 100 रुपये की चीज़ है। आप अगर कैश पे लो तो 97 की है, 10 दिन में पे कर दो तो ये आप 98 रुपये दे जाना। अगर आप महीने के अंदर दे दोगे तो फिर 99 रुपीज़ दे जाना, और अगर आप महीने के बाद दोगे तो फिर भाईजान 100 रुपया आपने देना। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का भी मैंने यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर दिया है कि इसको कैसे कैसे हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि इसको अदर इनकम में हम ले लेते हैं कि हम अपनी लाइबिलिटी जो है वो 100% ही बुक कर लेते हैं कि जी 20,000 रुपया जो है वो हमने देना था उसका। अगर तो हम उसको 20,000 रुपये देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,000 और अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा। और अगर हमें डिस्काउंट मिल जाता है तो हम उसको अदर इनकम के तौर पे डिस्काउंट रिसीव्ड में बुक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो क्रेडिट ही करना है, वहाँ जमा होता रहता है। ठीक है जी, कि ये हमने अपनी बेहतर मैनेजमेंट से पैसे कमाए हैं। दूसरा है कि एट द रिडक्शन ऑफ मटेरियल कास्ट आल्सो कॉल्ड एज नेट प्राइस मेथड। इसमें क्या होता है, दूसरे तरीके में हम इसको जो लाइबिलिटी है वो कम क्रिएट करते हैं। वो हमने क्रिएट की 19,000 से, और जो अकाउंट्स पेएबल हैं वो भी 19,000 से, और मटेरियल को भी 19,000 पे ही बुक किया। अब ऑटोमेटिकली उसमें डिस्काउंट जो है वो शामिल हो गया। ठीक है, हमने अंडरस्टूड जो है उसको अपनी डेट से पहले पैसे दे देने हैं। और अगर इस तरह की टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये मतलब जब हमने पे करेंगे तो हम पैसे जो हैं उसको दे देंगे कि भाईजान ये इन टाइम पैसे दे दिए हैं, 19,000 दे दिया और 19,000 का है, फिर तो मसला ही कोई नहीं।
अगर हम पैसे टाइम पे नहीं दे सके तो फिर अब हमें कैश तो दे रहे हैं 20,000 और दे भी अकाउंट्स पेएबल में रहे हैं, तो अब हम अकाउंट्स पेएबल वाला जो है उसको तो बुक ही हमने लाइबिलिटी आप देखें 19,000 से क्रिएट की थी, अब वो 19,000 की ये लाइबिलिटी अब हम पे कर रहे हैं, तो 1,000 जो ज़्यादा दे रहे हैं वो हम कह रहे हैं जी इसको नहीं दे रहे, वो हमारी कोताही है, हमने एक डिस्काउंट था जो हमें मिल सकता था वो हम नहीं ले सके, तो वो उसको एज आ एक्सपेंस के तौर पे बुक कर लिया। जितना ये डिस्काउंट लास्ट जो है वो साल के एंड पे जब जमा होगा तो हमें पता चलेगा कि यार ये तो बड़ी ह्यूज अमाउंट बन गई है, तो ये हम बेहतर मैनेजमेंट से इसको हल कर सकते थे। तो ये समझ लें कि ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का भी ये एक पहलू है, इसको भी ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा जी, एक और पहलू लास्ट है वो है कि जी जब मटेरियल आता है तो उसके साथ उसका किराया भी देना पड़ता है। अब जैसे बाज़ दफ़ा तो ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बाहर के मुल्क से कोई चीज़ हमने मंगवाई है तो वो 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये ओवरऑल उसको मंगवाने का ख़र्चा भी आ जाता है, वो तो डेफिनेटली मटेरियल का हिस्सा ही बनता है, ठीक है। तो दूसरी सूरत में हमने एफओएच में एक सब्सिडरी अकाउंट जो है वो फ्रेट इन का रखा होता है, फ्रेट इन में हम इसको डेबिट करते जाते हैं, तो जब अप्लाइड रेट कैलकुलेट होता है तो उसमें हमने ऑटोमेटिकली इसके बजट में शामिल किया होता है कि इतने जो है वो हमारे सालाना जो है फ्रेट इन के ख़र्चे भी आते हैं, उसको शामिल करके तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन का हिस्सा खुद ब खुद बन जाता है। तो ये इसकी एक ट्रीटमेंट है, ये भी अगर आपको समझ ना आए तो हमें पूछ सकते हैं, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है पिछले लेक्चर्स में। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके जो है क्वेश्चन हल करेंगे, 2 लेक्चर इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस पे हैं, फिर हम लाइफो फाइफो वगैरह का जो चैप्टर है वो इसका मटेरियल का वो देखेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके सवाल।